वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चलनी चाहिए। पॉलिटी हम करवा रहे हैं। पॉलिटी लगभग में 5 या 6 वीडियोज और आएंगे, आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ ही पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाला कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर पॉलिटी की हम क्या नाम 100 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस शुरू कर देंगे यदि आप लोग चाहोगे तो, वरना हमें कोई कराने की ज़रूरत है नहीं, जैसा आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। और देखो वीडियो लास्ट तक देखना कि आपको संसद समझ में आ जाएगा, वरना संसद इतना बड़ा पार्ट है कि आपको पढ़ते जाओ तो मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। हमें एक सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। आज के ज़माने में वही सक्सेस है जो ये सीख गया कि हमें क्या छोड़ना है, ना कि हमें क्या। अब आजकल लोग करते क्या, पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें बस यही नहीं पता होता कि हमें कितना पढ़ना है। जिस दिन ये जान लोगे कि हमें पढ़ना कितना है, उसी दिन सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा है। चलो उस पर चर्चा बाद में करते हैं कि चलो क्लास जल्दी ख़त्म हो जाए। हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, आज थोड़ी अब लंबी लंबी क्लासेस लेके हम आपकी क्या नाम पॉलिटी जल्दी ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद यूपीजी के, फिर उसके बाद कुछ और सोचेंगे, इकोनॉमी वगैरह। ठीक है। अब देखो क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद व संसद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व संसद। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता क्या है? सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या होती है? पीएम कैबिनेट मंत्री। जो इसमें क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पीएम होता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। पीएम क्या होता है आपको पता, जैसे नरेंद्र मोदी। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, जैसे राजनाथ सिंह। ऐसे कैबिनेट मंत्री के बारे में सब कुछ आगे हम बताएंगे वो आखिर होता क्या है। अब देखो जैसे कि आपको नाम दे दिया गया कि आप सितारे हिंद हो, मतलब कि आप सितार के हिंद हो, यहाँ के मतलब सबसे अच्छे इंसान हो, मतलब बहुत तगड़े इंसान हो। तो वो आप काम की वजह से दे दिए कि यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी तुम हो। उसी प्रकार का से एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। जैसे एक पापा होते हैं घर के, ठीक है। तो जैसे कि एक मुखिया होता है कि हाँ अपने विभाग के अपने घर के मुखिया होते हैं, उनको हम पापा बोलते हैं, पापा नाम शब्द दे दिया। तो उसी तरीके से कैबिनेट मंत्री शब्द दे दिया गया कि किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री जो वह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे राजनाथ सिंह है, कि नितिन गडकरी हैं, ये कैसे हैं कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए इनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। बस इनके बारे में हल्की हल्की जानकारी लीजिएगा, बाकी ये कभी पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में। बस थोड़ा समझने के लिए चीज़ हम क्या नाम बता देते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ वैसी होगी। राज्य मंत्री क्या होता है? प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, वह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, जैसे असिस्टेंट बोलते हैं। एक असिस्टेंट, जैसे कि आप हेड हो, जैसे कि आप जैसे आपके घर पापा मुख्यमंत्री हैं, मम्मी गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री को जैसे आप हो तो मम्मी को आपको मतलब असिस्टेंट की जरूरत पड़ गई, आप असिस्टेंट बन गए। उसी तरीके से जो साइड से काम करता है, कुछ काम ऐसे होंगे जो तुमसे करवा लीजिए कि सब्जी वगैरह आज जाओ तुम लेके आओ, तो उसी तरीके से होता है। राज्य मंत्री क्या होता है कि प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, बिल्कुल ये सहायक होता है। जैसे कि हमारे वो कौन है, आरएलडी के प्रमुख जयंत जी। ये हर एक राज्य में नहीं होता है। राज्य मंत्री का मतलब राज्य से संबंधित नहीं है, ये उसका क्या नाम असिस्टेंट होता है, किसका? कैबिनेट मंत्री का। राज्य में नहीं होता है, ये हर एक विभाग में होता है, हर एक विभाग में होता है। तो सही बात। उप मंत्री क्या होते हैं? अब देखो यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, यह राज्य मंत्री का कार्य करता है। यह राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री होता है ये उसका सहायक होता है, ऐसे समझो उसका असिस्टेंट होता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जरा हम जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर दें उस चीज़ को ध्यान रखना अच्छे से। अतिरिक्त प्रधानमंत्री क्या होता है? क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया था, और जो 2009 वगैरह उससे पहले भी एग्जाम होते थे यूपीपी के, उसमें पूछा गया था। क्या था कि अतिरिक्त प्रधानमंत्री क्या होता है? जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी हैं, इनको यदि वित्त विभाग दे दिया जाए तो क्या नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे अतिरिक्त प्रभार मंत्री। किसके? वित्त विभाग के, मतलब वित्त मंत्री के अतिरिक्त प्रभार इन्हें दे दिया गया वित्त मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय के लिए अतिरिक्त प्रभार मंत्री हो जाएंगे। मतलब कुछ अलग से पकड़ा देना, चलो इसको भी लेते जाओ, वही होता है अतिरिक्त प्रभार मंत्री। और मंत्रिमंडल क्या होता है? इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं। कैसे? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन से? स्वतंत्र प्रभार वाले, जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ना कि असिस्टेंट। असिस्टेंट इसमें नहीं आएगा। मंत्रिमंडल बस यही होता है। अब देखो आपको मेन चीज याद करने वाली है, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में। पीएम मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था पीसीएस जे में, उसमें जे में नहीं, पीसीएस मेंस में, जब क्या नाम ऑब्जेक्टिव होता था। तो मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। अब पता है टारगेट सीरीज मंडे से चलेगी, उसमें देखना कितना मजा आता है। हम पता क्या कराया करेंगे, जैसे कि हमने करंट अफेयर कराई, करंट अफेयर कराई, ठीक है। हमने क्या नाम एक सप्ताह में जून की करा दी, 5-6 दिन में जून की। तो जून के करंट अफेयर से
टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन सैटरडे को करा दिया करेंगे। हैं, सही रहेगा कि नहीं? अपना हमें एडवाइस देना इस चीज़ पे कि जैसे मैंने आपको क्या नाम 1 हफ्ता करंट करवाई, पूरे 5-6 दिन जितनी भी करवाई कि हाँ ये चीज़ याद करके आना, वो चीज़ याद करके आना। फिर उसी करंट अफेयर से मैंने 50 या 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए, ठीक है? फिर उनकी हमने प्रैक्टिस करवा दी। इसी तरह से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस भी हो जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो क्या नाम हमारा टारगेट फॉलो करेगा। और जो कहते हैं टारगेट से मतलब अभी तक तो खैर किसी का निगेटिव कमेंट नहीं आया, लेकिन जो कहे कि टारगेट से कुछ नहीं होगा, उससे कहना भैया चुपचाप इसे निकल लो यहाँ से, तुम मत फॉलो करो, क्योंकि टारगेट का मतलब सिलेक्शन होगा और 100% टारगेट जिसने अचीव कर लिया, मैं कहता हूँ टंके की चोट पे 100% जिसने टारगेट अपने मतलब कि ईमानदारी से अपने खुद को प्रति ईमानदार रहा तो वह सिलेक्शन का हकदार हो जाएगा। भाई 160 से 220 तक बंदे पहुंचे, आखिर पहुंचे कैसे? खुद सोचो, कुछ तो रहा होगा टारगेट सीरीज में। उसी तरीके से इस प्रकार फुल होगी टारगेट सीरीज और आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ और हम कुछ बेहतर ही करते जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि पॉलिटी खत्म हो जाए तो एक वर्डन हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। बस इतना याद रखो यूपीपी वालों, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देगी उसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। ये यूपीएसआई वालों के लिए, ठीक है? इसको आप लोग मत याद करो, केवल क्या रखो आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब देखो अनुच्छेद 75 में क्या कहता है? ये आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। कौन? मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, पीएम कहेगा कि हाँ इनको मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की या मतलब इस पद की, जैसे वित्त मंत्री की शपथ दिलाइए। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद में ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि मान लो 500 सीट हैं, 500 सीट का 15% कितना हो जाएगा? 45, तो 45 से ज़्यादा मंत्री आप नहीं रख सकते हो अपनी मंत्रिपरिषद में। वही चीज़ कही गई है क्या? कि मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। कब मतलब संशोधन हुआ था? ये 91 संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। क्या क्या कहा गया था? कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होगी, ठीक है? एक याद करना, महत्वपूर्ण संशोधन में ये चीज़ आ जाती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीपी वालों इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब आगे देखो, पीएम के त्यागपत्र या आकस्मिक मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। जैसे कि जो 15% का मंत्रिमंडल बनेगा या मंत्रिपरिषद बनेगी, यदि पीएम के मतलब कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं तो तुरंत ही क्या नाम मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। जैसे कि बिहार के पलटू राम नीतीश कुमार जी, उनका क्या सिस्टम है कि खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे, खुद ही त्याग देंगे, खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर जैसे ही वो मंत्री मतलब मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा देते हैं तुरंत ही उनका मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। उसी प्रकार पीएम या आकस्मिक मृत्यु या त्याग पत्र देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। नया पीएम नई मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। किसको सलाह करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इस व्यक्ति को इस मंत्रालय की शपथ दिलाइएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इस स्थिति में कहो कि हाँ प्रधानमंत्री ने त्याग दे दिया, कुछ भी हो, तो इस स्थिति में चुनाव दोबारा नहीं होगा, ठीक है? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री एक शपथ प्रधानमंत्री पद की लेगा, एक शपथ किसकी लेगा? सदस्य होने की। किसका? लोकसभा का सदस्य है उसकी, जहां का भी सदस्य होगा उनकी अपनी शपथ होगी। तो क्या प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तथा पीएम अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यदि पीएम अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? पीएम अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति तो आपको पता ही कि हमारे कौन है राष्ट्रपति। अब देखो अनुच्छेद 76 क्या कहता है? कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल एजी होगा, ठीक है? 76 में इसको याद करना, यूपीपी वालों क्वेश्चन पूछा गया था। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। ये आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था, प्रथम विधि अधिकारी कौन था, उसका नाम पूछा जा सकता है। और यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। यह लोकसभा में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। हाँ, वोट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि चुना तो गया नहीं है ना, तो इसके लिए कहीं से इलेक्शन लड़ा था। तथा संबोधित कर सकता है या संबोधित करता था किसको? संसद को। यह व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल है संसद को संबोधित भी कर सकता है और क्या नाम सलाह भी दे सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? वोट। कौन सा है, कौन सा व्यक्ति है जो संसद में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? कौन? अटॉर्नी जनरल। अब देखो, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार, प्रसाद पर्यंत का मतलब इच्छा अनुसार होता है
मतलब कि राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक आप अटॉर्नी जनरल रह सकते हो। जिस दिन राष्ट्रपति ने चाहा कि आप अटॉर्नी जनरल नहीं रहोगे, तुरंत ही उनको हटा देगा। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन अमूमन 5 वर्ष माना जाता है। कोई मतलब निश्चित नहीं है कि हाँ इनको 5 वर्ष के लिए ही रखा जाए, जब चाहे तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार का मुकदमा महान्यायवादी लड़ता है। यही अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार का मुकदमा कौन लड़ता है? महान्यायवादी लड़ता है। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। और प्रथम अटॉर्नी जनरल एमसी शीतलवाड़ थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन। और एसएससी जीडी से लेके यूपी तक, यूपीएसआई तक, और यानी दिल्ली पुलिस तक, सीपीओ तक ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी शीतलवाड़ थे। और देखो अनुच्छेद 78 क्या कहता है? 78 पीएम का कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दो। जैसे कि संसद में क्या काम होगा, क्या कार्रवाई होगी, कैसा क्या सिस्टम रहेगा, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। किसका काम होगा? पीएम का काम होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने समझने की मतलब जरूरत है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। जो नहीं हमने बताया था कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 1947 में जो मंत्रालय थे, मिनिस्ट्रीज थी, वो 18 थी, लेकिन वर्तमान में 51 प्लस हैं, लगभग में 50 प्लस या 51 प्लस हैं। ठीक है। अब देखो, आमतौर पर भारत का पीएम लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पर भारत का पीएम लोकसभा का सदस्य होता है, परंतु राज्यसभा से पीएम बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा का आप सदस्य हो तो आप पीएम नहीं बन सकते, बिल्कुल पीएम बन सकते हो। इस पे क्वेश्चन जो जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से आप याद रख सकते हो। पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संसद में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, और जो क्या नाम औपचारिक शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बना दिया, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह तक रह सकता है। यदि उसे क्या नाम बाई इलेक्शन जो नहीं उपचुनाव होते हैं, किसी भी तरीके से उसे क्या नाम सदस्य नहीं बनाया गया, तो वो अपने मंत्री पद से त्याग दे देगा, नहीं रहेगा मंत्री। मतलब कितने? 6 महीने तक तो रह सकता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद विधायिका लोकसभा के अधीन रहकर कार्य करती है। कौन मंत्रिपरिषद है? वो कार्यपालिका जिसे बोलते हैं, वो विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति अधीन रहकर कार्य करती है। पूछा जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अंतर्गत रह के कार्य करती है? किसके? लोकसभा के अंतर्गत कार्य के अधीन रह के कार्य करती है। अब इसे देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रधानमंत्री के लिए लाया जाए, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष को पता चल जाता है कि इसके पास जो सत्ता में है, जो क्या नाम सदन का नेता है, इनके पास बहुमत नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र पीएम जो अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं रहे। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पीएम बनने से पूर्व राज्यसभा के सदस्य, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व आरबीआई गवर्नर तथा आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का प्रतिनिधि भी रहे थे। पूछा जा सकता है कि ऐसा भारत के कौन प्रधानमंत्री थे जो क्या नाम वित्त मंत्री भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे, आईएमएफ में भारत के प्रतिनिधि भी रहे, तो कौन थे? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उप प्रधानमंत्री का सृजन संविधान के प्रावधान में नहीं है। कोई कहे कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में है या नहीं है, तो कह दोगे नहीं है। या पूछा जा सकता है कौन सा पद भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? कौन सा पद वर्णित नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आखिरी जो अंतिम बार उप प्रधानमंत्री बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। भारत सरकार द्वारा अथवा किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर, यहाँ पे लिखा है क्या? विषय लिखा है। विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कौन सा पत्र जारी किया जाता है? सीधे सीधे कहोगे श्वेत पत्र। हर देश की सरकार अपने अपने पत्र जारी करती है। वो किस नाम से जाने जाते हैं? जैसे कि हमारे देश का जो भारत सरकार द्वारा विवरण जारी किया जाता है उसे श्वेत पत्र बोलते हैं, और सरकार द्वारा किसी को ग्रीन बोलते हैं, किसी को रेड बोलते हैं। तो अपने देश का उसे क्या बोलते हैं? श्वेत पत्र बोलते हैं। वरीयता अनुक्रम 26 जुलाई 1979 को सूचना जारी हुई थी कि जो वरीयता क्रम है कि कौन सबसे बड़ा है देश में, तो 26 जुलाई 1979 को जारी हुई थी सूचना। इसमें किसको सबसे बड़ा बताया गया था? नंबर 1 पे बताए गए थे कौन? राष्ट्रपति। नंबर 2 पे बताए गए थे उपराष्ट्रपति। नंबर 3 पे बताए गए थे प्रधानमंत्री। और नंबर 4 पे बताए गए थे राज्यों के राज्यपाल। और नंबर 5 पे बताए गए थे
भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत के, और नंबर 6 पे बताए गए थे भारत के CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर नंबर 7 पे थे लोकसभा के अध्यक्ष, और नंबर 8 पे थे केंद्र के कैबिनेट मंत्री, और नंबर 9 पे थे विपक्ष के नेता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। ठीक है, तो इनका वरीयता क्रम सिर्फ टॉप 3 आप लोग याद रखोगे, कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं वरीयता क्रम में नंबर 1 2 3 तक आते हैं। अब देखो संसद क्या है। संसद पार्ट 5 जो भाग 5 है उसमें संसद को दर्शाया गया, उसमें संसद निहित है। तो संसद को एक वर्ड है सरल, संसद सरल है, बहुत सरल है संसद को पढ़ना। बस इतना याद रखो क्या कि सा मतलब संसद मतलब 79 में आर्टिकल में होगी, रा मतलब राज्यसभा आर्टिकल कितने 80 में होगा, लोकसभा 81 में होगी। बस ये 3 शब्द आपको याद रखने, आर्टिकल 79, 80 और 81 सरला नाम से आप याद रखोगे। ठीक है, बार बार रिपीट करने का भी उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संसद जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। संघ के लिए एक संसद होगी। 79 में कहा गया है कि जो संघ है, कौन संघ क्या है? भारत एक संघ है। ठीक है, भारत एक संघ है, इस संघ के लिए एक संसद होगी। और बल्कि संसद की जननी यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, जो संसद की जननी यूनाइटेड किंगडम है। और जो 79 आर्टिकल में जो बात कही गई है वो क्या कही गई है कि संसद के लिए एक संसद मतलब संघ के लिए एक संसद होगी। देखो सीधे सीधे समझो, यहाँ पे हौच पौच हो गया होगा कुछ। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, अब हम कहते हैं संसद शब्द आया कहाँ से? संसद शब्द जो है वो फ्रांस से आया, लेकिन संसद की जो जननी है उसे किसे कहा जाता है? यूके को कहा जाता है। बस इतनी सी बात। जिस संसद का निर्माण एडविन स्लूटियन ने 1927 में करवाया था, और जो नई संसद का निर्माण था बताना किसने करवाया था? लार्सन एंड टुब्रो इन्हें करवाया था कि इस कंपनी ने करवाया था? लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पे नाम लिखना हमें कंफर्म नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया है। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। और कहा जाए संसद का सदन, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद का जो अंग होता है वो राष्ट्रपति भी होता है। जब क्या नाम सदन में राष्ट्रपति को ऐड कर दिया जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि संसद का अंग कौन है, ये ऐसे लिख के आ गया ऑप्शन, PCS में आया था, इसीलिए हम बता रहे हैं सदन प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप यही तो ऑप्शन चूज करोगे। क्यों चूज करोगे? क्योंकि सदन में जो है वो कौन सा लोकसभा प्लस राज्यसभा आ जाते हैं, इसलिए किसको चूज करोगे? सदन प्लस राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? संसद का अंग कहते हैं। 1954 से राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर 1954 से पहले क्या नाम किसे? राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। 1954 के बाद राज्य परिषद को राज्यसभा कहा जाने लगा और जनता का सदन को क्या कहा जाने लगा? लोकसभा कहा जाने लगा। कब से? 1954 से। बस आंखों में डाल लीजिएगा, इसकी इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ UPSI वाले जो हैं वो जरूर इसे याद कर लें। कुछ गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं गर्मी में, एकदम भीग गए पसीने में, और कभी कुछ गलती हो तो उसे माफ़ कर दिया करना, बाकी कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में सुधार भी लिया करूँगा हैं। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है? मैंने सरला बताया था, रा मतलब राज्यसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा होगा, इसका विघटन कभी नहीं होता है, ये स्थायी सदन है, इसी को उच्च सदन बोलते हैं। इसके सदस्य की आयु 30 वर्ष है, और जो लोकसभा के क्या नाम सदस्य की आयु थी वो 25 वर्ष आगे आ जाएगी। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, जनता इसमें भाग नहीं लेती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, हर कितने 2 वर्ष में। ठीक है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, सॉरी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं यदि आप यूपी से हो तो आप यूपी से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ोगे, नहीं, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम से लड़ा था, असम राज्य से क्या नाम राज्यसभा के सदस्य थे जब PM बने थे। और क्या कुल सदस्य संख्या इसकी अधिकतम है कितनी? 250 to 50। अब इस क्वेश्चन को देखो, आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा, या इसे निम्न सदन बोलते हैं या प्रथम सदन बोलते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, और इसके सदन के जो लोकसभा के जो सदन है मतलब लोकसभा का जो नेता है वो कौन होता है? PM होता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। सदस्य का चुनाव जो लोकसभा होता है, इसके सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और कितने? 25 वर्ष की आयु। यदि 25 वर्ष की आप आयु पूरी कर चुके हो तो आप लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आप वैलिड हो। ठीक है, अब देखो पूरे भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि आपका क्या नाम जैसे कि मोदी जी हैं तो इसके क्या नाम गुजरात के, वहीं उनका बोर्ड पड़ता है, वहीं के वो क्या नाम मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन वो लड़ते कहाँ से चुनाव? बनारस से लड़ते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि लोकसभा का चुनाव आप कहीं के भी क्या नाम मतदाता हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव भारत में पूरे कहीं से भी लड़ सकते हो, पूरे भारत में। इसकी
कुल अधिकतम संख्या कितनी 550 है, क्योंकि 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते थे वो अब खत्म कर दिए गए हैं। तो क्या करोगे 200 वो 550। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। किस सदन को युवाओं का सदन कहते हैं? किसको? लोकसभा को कहते हैं युवाओं का सदन कहते हैं। और दिल्ली में पूछा जाएगा कि दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक सीट है। अब यदि पूछा जाए कि इसमें चंडीगढ़ में कितनी लोकसभा सीट है, तो एक बताओगे? बताओगे कि नहीं? सबसे ज़्यादा यूपी में है, सिक्किम में एक है, मिजोरम में भी एक है और नागालैंड में एक है। ये यूपीएसआई में सब कुछ भर भर के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सिक्किम में एक लोकसभा सीट है, मिजोरम में भी एक है और नागालैंड में भी एक लोकसभा सीट है। अब देखो अनुच्छेद 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा। आर्टिकल यही कहता है कि जितनी भी जनगणना होगी, जैसे कि अभी 2021 वाली जनगणना है जिसका डाटा 2026 तक पब्लिश हो पाएगा, तो क्या है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन है वो आर्टिकल 82 करवाता है। मतलब आर्टिकल 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा और 10 लाख संख्या पर एक सांसद चुना जाएगा। 10 लाख संख्या पर एक सांसद चुना जाएगा। वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान जो सीटों की संख्या है वो किस जनगणना पर आधारित है? कब? 1971 की जनगणना पे आधारित है। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि सदन की अवधि की चर्चा, मतलब कि कौन सा सदन कितने वर्ष तक चलेगा। जैसे लोकसभा है तो 5 वर्ष चलेगा, राज्यसभा है तो अनिश्चित, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अब आर्टिकल 84 क्या कहता है कि संसद की योग्यता मतलब भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और क्या नाम किसी लाभ पद पे ना होते, संसद की योग्यताएं होगी। कितने? 84 आर्टिकल पे। बाकी आप यहाँ पे वीडियो देख लोगे और जो भी क्या नाम टारगेट से याद कराएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आर्टिकल 85 क्या कहता है? सत्र के आहूत व सत्रावसान, मतलब सत्र को बुलाना या सत्र को खत्म करने की चर्चा किसमें की गई है? 85 में की गई है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ऊपर वाले भूल भी जाना लेकिन इसको मत भूलना क्या कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतराल रह सकता है? कितने? 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं रह सकता है। अब इसे देखो कि राष्ट्रपति का क्या अभिभाषण किस में दिया गया? 86 में होता है। कब होता है अभिभाषण वो भी देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक से पहले, जैसे एक सदन चल रहा है, जैसे मानसून सत्र आ रहा है, प्रत्येक वर्ष सदन की पहली बैठक से पहले क्या होगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखता है? मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। लोकसभा में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टोटल संख्या कितनी है? 20 दी गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है। किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है? बाकी हर राज्य में आरक्षित सीट है। केरल और तमिलनाडु में केवल 2 राज्य हैं जिनमें क्या नाम पूछा जा सकता है कि इन्हीं 2 को पूछा जाता है कि किन 2 राज्यों में, या एक राज्य पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है, किसमें? केरल और तमिलनाडु में। अब देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। जैसे कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद नए निर्वाचित सदस्य जाएंगे तो उनको कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति जो होता है एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुन लेता है, उसके बाद में वो सबको शपथ दिला देते हैं। प्रोटेम स्पीकर किसी सीनियर सदस्य को चुन लेते हैं, किसी भी सीनियर जो मतलब वरिष्ठ हो उसे चुन लेते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि अभी कौन प्रोटेम स्पीकर बना था, जरूर याद रखना, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ 2024 का, प्रोटेम स्पीकर कौन था? उसके बाद क्या नाम हमारे ओम बिरला जी बन गए अध्यक्ष, तो इनका पद स्वतः ही खत्म हो गया। किसका? प्रोटेम स्पीकर का। अब इसे देखो कि 89 में क्या कहा गया? राज्यसभा में के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई? 89 में की गई। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है उसका इलेक्शन होता है, वो किसी न तो वो लोकसभा से होता है न तो वो राज्यसभा से होता है। आर्टिकल 93 में क्या, जो मैंने इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा किस में की गई? आर्टिकल 93 में की गई। लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों की जो गणपूर्ति होगी वो आर्टिकल 100 में कही गई है। कितने पे होगी? उनकी संख्या का 1/10। जैसे कि 550 है सदस्य, इनका 1/10 कितना होगा? 55। ठीक है, जब तक 55 सदस्य नहीं आ जाएंगे तब तक लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। ये लोग आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल 98 में क्या कहता है कि संसद का सचिवालय होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति व कैग, इन्हें संसद का अधिकारी कहते हैं। संसद का अधिकारी किसे कहते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति को संसद का अधिकारी कहते हैं। संसद का सचिवालय किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 98 में कहा गया है। इसकी मतलब कि चर्चा की गई है। अब देखो क्या संसद की समितियों की चर्चा की गई किसमें? आगे देखो प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति का जो क्या नाम है, पूछा जाए कि
लोकसभा के मतलब संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है जो प्राक्कलन समिति है, जो संसद की सबसे बड़ी समिति है, यही बताओगे कौन सी? प्राक्कलन समिति। इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था और इसके सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं। इसमें से केवल लोकसभा के प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 30 होती है। राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अब देखो, पूछा जाए कि संसद की कार्यवाही कब होती है? संसद की कार्यवाही कब तक चलती है? 11 बजे से शाम को 6 PM तक संसद की कार्यवाही चलती रहती है। अब देखो, प्रश्नकाल इनका टाइमिंग पूछा जाता है, पूछा भी गया था यूपीपी में 2014 वाले में, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग याद रखनी पड़ेगी। प्रश्नकाल सबसे पहले स्टार्ट होता है 11 से 12 बजे तक होगा। शून्यकाल, इनके बारे में जानकारी रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए आप इतना याद करो कि प्रश्नकाल 11 से 12 तक होता है। शून्यकाल 12 से 1 PM होता है। जो लंच होता है वो 1 से 2 PM तक होता है। अब आप लोग देखना कि हमारे जो स्कूल में भी लंच होता था वो 1 बजे के आसपास ही होता था। इस तरीके से आप याद कर लो कि जो लंच होगा वो 1 से सबसे बाद में होता है, मतलब 1 PM से 1 बजे से 2 बजे तक। और जो संसद में जो भोजन है, जो क्या नाम, जो लंच होता है, जो भोजन तैयार करता है वो IRCT तैयार करता है, इंडियन रेलवे तैयार कराती है, जो उपलब्ध करवाती है भोजन संसद को। वो कौन होती है? जो लंच करते हैं सांसद, जो सदस्य होते हैं, उनके लिए भोजन कौन उपलब्ध कराता है? IRCTC। अब देखो कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया। देखो, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनसे क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। बस इतना याद रखना कि धन्यवाद प्रस्ताव कब आता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। बस इसमें इतना ही याद रखना यूपीपी वालों के लिए। अब देखो, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में 2-3 चीज़ें हैं, बस वही चीज़ याद रखना। क्या? कि कम से कम 50 सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जब तक 50 सांसद सहमति नहीं देंगे तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? जब विपक्ष के नेता को ये बात पता चल जाती है कि जो सदन का नेता है उसके पास बहुमत नहीं रहा है, तो उसके अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उनको सिद्ध करना पड़ेगा, सदन के नेता जैसे PM के खिलाफ कोई लाया तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास विश्वास है, मतलब बहुमत है। तो इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। देखो, लाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अध्यक्ष तभी अनुमति देते हैं जब लोकसभा में कम से कम 50 सांसद, जो यहाँ पे 50 है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, तो 50 सांसद लिखित सहमति दें, तभी क्या नाम अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पहली बार नेहरू के खिलाफ JB कृपलानी, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? JB कृपलानी लाए थे। कौन? PM मोदी के खिलाफ। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, सबसे 15 बार। हमारी सबसे फेवरेट PM आज तक की, इनसे बेहतर हमें कोई प्रधानमंत्री हो सकता है? देखो, ये चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, हम अपनी व्यक्तिगत बात लिख दी, आपको क्या नाम पता होगा। तो मुझे सबसे अच्छे PM इंदिरा गांधी लगी, इनसे बेहतर कोई PM मुझे नहीं लगा। और सबसे घटिया PM आप जान सकते हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, सबसे अच्छा और सबसे घटिया PM तो होता ही है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर, देखो 1-2 काम इन्होंने भी गलत किए, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। देखो, हो सकता है, देखो इंसान जब चलेगा तो गलतियाँ तो होंगी ना, तो इतनी गलतियाँ नहीं की थी जितना हमारे वर्तमान करते हैं। तो सबसे फेवरेट PM हमारी इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी। हो सकता है आपको ये चीज़ खराब लगी हो, लेकिन उसके लिए सॉरी, मैंने अपनी व्यक्तिगत आस्था रख दी है। आर्टिकल 108 में क्या कहा गया? संयुक्त अधिवेशन। ज्वाइंट कमेटी, जो ज्वाइंट मतलब संयुक्त अधिवेशन होता है, वो किस अनुच्छेद में कहा गया? 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, किसको? संयुक्त अधिवेशन को, तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक कब आता है? जब कोई चर्चा चल रही हो तो उस पर क्या नाम लोकसभा राज्यसभा में क्या नाम बहस हो जाए कि ये सही है वो गलत, तब क्या नाम राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या नाम संयुक्त अधिवेशन के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। किसको? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबरों को के सेंट्रल हॉल में बिठा सकते हैं और किसी बिल को या किसी भी तरह की किसी चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं। और उसकी जो क्या नाम अध्यक्षता है कौन करेगा? अध्यक्ष करेंगे कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। बस इतना याद करने लायक है। संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन है, संविधान संशोधन, धन विधेयक तथा महाभियोग पर नहीं हो सकता। किन चीज़ों पे संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता? किस पे? जैसे कोई संविधान संशोधन हो या धन विधेयक हो या किसी पे महाभियोग लगाया गया, तो उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार बुलाया गया। कब बुलाया गया? दहेज उन्मूलन 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। बैंकिंग रिफॉर्म्स मतलब बैंक में सुधार 1978 और पोर्ट अधिनियम 2002। इनकी कोई जरूरत याद करने की है नहीं।
अब 110 आर्टिकल में क्या कहा गया, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा की गई है। क्योंकि यही 109 पूछा जाए तो धन विधेयक के क्या है, धन विधेयक मतलब 109 भी धन विधेयक से संबंधित है, लेकिन जिसकी परिभाषा दी गई है वो 110 में दी गई। किसमें, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे कोई सदस्य या किसी ने भी बिल पेश किया तो उसको क्या नाम, धन विधेयक है या नहीं, तो इसको कौन निर्धारित करेगा, कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष कहेंगे हाँ ये धन विधेयक है, और नहीं होगा तो वो डिनाई कर देंगे, धन विधेयक नहीं है। विधेयक होता क्या, खुद सोचो, धन विधेयक और वित्त विधेयक में ज़्यादा अंतर है नहीं, अंतर कभी मतलब अभी पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए इसको डिटेल में बताना मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं। जब यूपीएससी के लिए पढ़ाएंगे तब आप पढ़ना पॉलिटी आखिर होती क्या, आपको पॉलिटी का एहसास होगा, पॉलिटी की क्वालिटी का एहसास होगा, समझे कि नहीं समझे। तो धन विधेयक ऐसा समझो धन से संबंधित है, रुपया पैसा निकालने से संबंधित है। जैसे धन विधेयक है संचित निधि से निकाला जाएगा, या क्या नाम जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया उससे निकाला जाएगा, किससे निकाला जाएगा, वो निधियों से संबंधित है, वही धन विधेयक, धन मतलब पैसे निकालने से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखो कि 110 में धन विधेयक दिया गया है, धन विधेयक है या नहीं इसकी क्या नाम जो निर्धारण है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। हमारे पूरे संविधान में कहीं पे भी बजट नाम का शब्द कहीं पे भी नहीं आया। बजट को सिर्फ एक शब्द से बताया गया, कौन, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में क्या है, जैसे कभी पूछा भी जा सकता है बजट की चर्चा किस में की गई, और आर्टिकल 112 दे दिया गया तो आप इसमें क्या नाम सिलेक्ट करोगे, और यदि उसी में क्या दिया गया इनमें से कोई नहीं तो आप वो क्या नाम वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बजट की चर्चा है ही नहीं। और जब क्या नाम 112 सब में आर्टिकल दिए हो तो आप 112 चूज करोगे। यही पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में बताया गया है, तो किसमें, आर्टिकल 112 में। अब आर्टिकल 117 क्या कहता है कि वित्त विधेयक से संबंधित क्या है, आर्टिकल 117 है। ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 120 क्या कहता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी कोई संसद का सदस्य किसी और भाषा में बोलना चाहता है तो वो क्या नाम जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है लोकसभा के, उनसे अनुमति लेके अपनी उस लैंग्वेज में मतलब कि लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल 123 खूब पूछा जाता है, भर भर के पूछा गया है, जरूर याद रखना राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, कब ला सकते हैं ये भी जान लीजिए। जिस तरीके देखो अभी ऑर्डिनेंस लाया गया, कौन सा, जो पेपर लीक कानून वाला था वो क्या नाम अभी योगी जी लाए। एक अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद सदन में नहीं होती, जैसे कि जो सत्र होते हैं उसमें नहीं होती, और कोई बहुत जरूरी काम करना पड़ जाए कि हाँ एक चीज़ करनी पड़ जाएगी, तो क्या नाम जो राष्ट्रपति हैं, जैसे राज्य में राज्यपाल लाएगा और क्या नाम सेंटर में राष्ट्रपति लाएंगे, तो अध्यादेश ये एक अस्थायी कानून होता है, बिल्कुल अस्थायी कानून होता है। ये तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक क्या नाम संसद इसे पारित नहीं कर देगी, और इसे स्थायी बनाने के लिए 6 माह के भीतर संसद से पारित करना होगा। और 6 माह क्यों लिया गया समय, क्योंकि मैक्सिमम समय इसलिए 6 माह लिया गया क्योंकि एक बात ये भी कही गई है कि संसद के सत्रों के बीच मैक्सिमम जो क्या नाम अंतराल हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है कि नहीं, यानी कि 6 माह के अंदर संसद एक बार सत्र में आएगी जरूर, तो उस पे जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया है उस पे एक बार चर्चा हो जाएगी पास होता है या नहीं, जैसे कि वो हमारा ऑर्डिनेंस पास हो गया है, कौन सा, पेपर लीक वाला। अब 213 में क्या, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं, जैसे अभी लाया गया कौन सा पेपर जो लीक कानून था, जैसे हमारी योगी सरकार लाई है, तो कौन सा अध्यादेश है, राज्यपाल, कौन सा अध्यादेश, पेपर लीक कानून, ये का अध्यादेश सिर्फ यही होता है, ये भी एक तरीके से कानून ही होता है, बस ये तब लाया जाता है जब हमारी संसद सत्र में नहीं होती, जैसे राज्य की जो विधानसभा वो ना हो या लोकसभा ना हो, बस इसमें बस इतने अंतर, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य इनके बारे में क्या है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, देखो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में हो, मतलब भारत की किसी भी निर्वाचन सूची में हो, मतदाता सूची में हो, तो वो कहीं से भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, जैसे हमारे पीएम मोदी जी लड़े थे। लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया, 330 के तहत दिया गया है। 5वीं सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस लोकसभा का रहा था, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था, कितने वर्ष, 6 वर्ष रहा था। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष चयनित किया जाता है, पूछा जाए, देखो ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे कि भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष तो उसका मतलब कैसे उसका इलेक्शन या सिलेक्शन जो कुछ भी होता है तो कैसे वो चयनित किया जाता है,
ना कि निर्वाचित, मतलब राष्ट्रपति न तो निर्वाचित कर सकता मनोनीत, न तो मनोनीत कर सकता अपने मन की नीति के अनुसार, हाँ किसी को पकड़ के बैठा दिया आप इसके अध्यक्ष हो, नहीं, वो चयनित होता है। चयनित कैसे कि वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो चयन करते हैं, वोटिंग करते हैं, तब लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? चयन वाला। अब देखो, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है जरूर बताइएगा, लेकिन अध्यक्ष तो हमारे ओम बिरला जी, लेकिन उपाध्यक्ष बताइए लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है और पहले उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे अध्यक्ष मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। जो देखो सचिवालय होता है नहीं, जैसे लोकसभा का भी होता है, विधानसभा के भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा में सीट सबसे ज़्यादा किसमें? यूपी में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र में, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल में, नंबर 4 पे बिहार में है। ठीक है। अब राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में तक कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि धन विधेयक है, लोकसभा से पारित हो गया, अब वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक है, और राज्यसभा में उस पर 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे ही पड़ा रहता है सचिवालय में। तो क्या होगा कि 14 दिन बाद अपने आप मान लिया जाएगा ये पारित हो गया, ठीक है। तो वो अपने आप एक धन मतलब कि जो विधेयक है वो एक फैक्ट जो कुछ भी बनना है वो पास मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये कुछ अधिनियम जो इंपॉर्टेंट अधिनियम थे बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैंने इनको लिख लिया। आप भी इनको याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में बना, यूपीएसआई 2021 में सारे क्या नाम है पूछे गए थे। देखो क्या कह रहा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 2013 में। ये चारों पांचों जितने भी अधिनियम मैंने करवाए हैं ये सब क्या नाम यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे। अब आपका क्या नाम पॉलिटी में ऐसी बड़ी बड़ी क्लास लेके आपकी पॉलिटी खत्म कर देंगे। देखो अब आप देखो, अब अगली क्लास में आपका सुप्रीम कोर्ट पढ़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद राज्य वगैरह के बारे में पढ़ा देंगे और जल्दी से आपकी पॉलिटी खत्म होके फिर आपको क्या नाम इकोनॉमी या कुछ भी स्पेशल टॉपिक जो कुछ भी बचा होगा उसके बारे में करा दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप पढ़ते रहिएगा और क्या नाम यही पढ़ाई जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।